नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज इस चैनल के माध्यम से हम बायोलॉजी की क्लासेज शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कंप्लीट बायोलॉजी को कवर करेंगे। जिसमें बायोलॉजी का प्रत्येक टॉपिक जो होता है उस टॉपिक को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेंगे और प्रत्येक भाग के पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक हम देख रहे हैं, उस टॉपिक का एक भाग हमने देख लिया और उसके साथ में उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम साथ में देखेंगे और उन क्वेश्चंस को भी शामिल करेंगे जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यानी कि इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट बायोलॉजी देखने को मिलेगी, जिसमें लगभग 1000 से 2000 से ऊपर क्वेश्चन हम इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो देखो, शुरुआत में हम बात करें तो जीव विज्ञान का परिचय जो हमारा पहला टॉपिक आता है, लेकिन इस टॉपिक में कुछ साइंटिस्ट के नाम आते हैं। तो जो मतलब साइंस के अलावा कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उन साइंटिस्ट का नाम करना थोड़ा कठिन रहता है, इसलिए ये जो टॉपिक आता है ये हम बीच में कहीं पे देख लेंगे। लेकिन आज से जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो हमारा कोशिका विज्ञान होगा, यानी कि साइटोलॉजी, जो कि सभी इसके बारे में सुना है कि सेल्स क्या होती है, कोशिका क्या होती है। तो हम बेसिक से लेकर चलेंगे, यानी कि सरल से कठिन की ओर चलेंगे। पहले हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं और फिर धीरे धीरे हमारा स्तर है वो बढ़ता चला जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कोशिका विज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी देखेंगे, उसके बाद में इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस हम देखेंगे। आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन थोड़े ही देखेंगे, लेकिन हम थ्योरी थोड़ी बहुत कवर कर लेंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें थोड़े अधिक क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि हम शुरुआत में थोड़े कम करते हुए धीरे धीरे स्तर को हम बढ़ाते चलेंगे। देखो, इसमें लगातार यही वीडियो आपको अच्छी क्वालिटी में आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये जो वीडियो मैं आपको रिकॉर्डेड जो वीडियो डाल रहा हूँ धीरे धीरे आप लाइव आकर मैं आपको पढ़ा सकूँ, क्योंकि अभी तक इस चैनल पर लाइव का ऑप्शन नहीं आया है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आने वाले समय में मैं आपको लाइव आकर के पढ़ाऊँ, जिसके आपके जो भी डाउट होता है वो तुरंत उसका समाधान हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका, यानी कि सेल्स। तो थोड़ा बहुत मैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में देखेंगे। देखो, जीव विज्ञान जो शब्द है, जीव विज्ञान, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजी। और ये शब्द दिया किसने था? तो सबसे पहले ये शब्द है वो लेमार्क। लेमार्क के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते हैं आप लोग। लेमार्क और जो ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक थे, ट्रेविरेनस, इन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद में इस बायोलॉजी में हम जीव जंतु पेड़ पौधे सभी के विषय में अध्ययन करते हैं जो कि जीवित होते हैं। इसको हम दो शाखाओं में बांट देते हैं। अब दो शाखा कौन कौन सी हैं? देखो, पहली जो शाखा आती है वो इसमें आती है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। और दूसरी जो शाखा आती वो आती है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जिसे हम कहते हैं बॉटनी। यहाँ पर देखो, जंतुओं के विषय में जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, और पादप हैं, वनस्पति हैं, इन सभी के विषय में हम जिसके अंतर्गत या विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसे बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बार पूछा गया है कि बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो बायोलॉजी के जनक की बात करें तो अरस्तु को हम बायोलॉजी का जनक कहते हैं। अरिस्टोटल बोलते हैं, सामान्यतः हम इसे अंग्रेजी में लिखते हैं तो, और वैसे हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं। अब देखो, अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहते हैं और इसे ही हम जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करें तो ये थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है।
देखो यहाँ पर आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो लेमार्क और ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, ये बहुत बार बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब देखो ये जो शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, इससे संबंधित मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी शाखाएं हैं, सभी में किस किस का अध्ययन किया जाता है और साथ में कौन कौन से इनके क्या हैं जो फादर हैं, यानी कि जनक कौन कौन है, उन सभी का साथ में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम सबसे पहले उसी पर आते हैं, कोशिका यानी कि सेल्स। देखो शुरुआत में हम बात करें तो सेल्स के विषय में सबसे पहले बताया किसने था, और पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल्स शब्द आया कहाँ से है। तो इन सभी की हम यहीं पे बात कर लेते हैं। सेल्स यानी कि कोशिका। तो ये जो शब्द है सेल्स, ये सेल शब्द से ही बना है, जिसका अर्थ देखें तो कोष्ठ होता है, या जिसे हम सामान्यतः बात करें तो कमरा भी बोल सकते हैं, छोटा कमरा बोल सकते हैं। और सर्वप्रथम सेल्स यानी कोशिका को सबसे पहले खोजकर्ता की बात करें तो खोज किसने की थी, खोजकर्ता का नाम यहाँ पर आ जाएगा रॉबर्ट हुक। तो सेल्स की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी, और ये 1665 ईस्वी में की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी 1665 ईस्वी में। और इन्होंने जो नाम दिया था कोशिका को, वो भी आपको ध्यान में रखना है, और इन्होंने जो नाम दिया था वो था सेलुली। सेलुली नाम दिया था सबसे पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये निकल करके आता है कि इन्होंने मर्त कोशिका की खोज की थी। मर्त कोशिका की खोज है वो इनके द्वारा की गई थी। और रॉबर्ट हुक से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाता है, वो है कि साइटोलॉजी का फादर किसे कहते हैं, यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता। तो ये भी रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम कोशिका की खोजकर्ता के रूप में इन्हें ही माना जाता है। और इन्होंने ही सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति जिसे हम कहते हैं, सेल वॉल की खोज भी इसी के द्वारा की गई थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाते हैं कि सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में, और इन्होंने खोज जो की थी वो कोरक कोशिका में की थी। पादप की जो कोरक कोशिका है उसमें सबसे पहले इन्होंने सेल वॉल को देखा था, और उस समय इन्होंने जो मर्त कोशिका की खोज इनके द्वारा की गई थी, और इसे नाम दिया था सेलुली। और इसी कारण से इन्हें कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहीं पर कि जीवित कोशिका जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। जीवित कोशिका की खोज वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी, और इन्होंने जो नाम दिया था वो था एनिमलक्यूल। इन्होंने कोशिका को नाम एनिमलक्यूल नाम दिया था। और इन्होंने सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था उसमें देखो शुक्राणु का अध्ययन किया था इन्होंने, और बैक्टीरिया का यानी कि जीवाणु का अध्ययन किया था, और इन सभी का अध्ययन करके सर्वप्रथम इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो जीवित कोशिका की खोज पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और अगर मर्त कोशिका की पूछे तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगर सिंपली कोशिका की खोजकर्ता के रूप में पूछे तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। तो यह आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब ये तो कोशिका से संबंधित हो गया। अब हम कोशिका कहते किसे हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी यहाँ पर हम जान लेते हैं। देखो सामान्यतः हम बात करें जो हमारी बॉडी जो होती है, हमारा शरीर जो होता है, वो
जब हम छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ते जाएंगे तो अंत में हमें क्या प्राप्त होगा, एक सबसे छोटा टुकड़ा प्राप्त होगा जिसे हम कोशिका कहते हैं, सेल्स कहते हैं। जैसे आप किसी भी घर को तोड़ते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, छोटी छोटी ईंटें हमें प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार से पूरे भवन को तोड़ने पर हमें ईंट प्राप्त होती है, ब्रिक्स प्राप्त होती है, उसी प्रकार से पूरे शरीर को जब हम खंडित करते हैं, सबसे छोटा सा छोटा टुकड़ा प्राप्त करते हैं तो उसे हम कोशिका कहते हैं। तो जो शरीर होता है, देखो बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं, जो सामान्यतः एक ही प्रकार का कार्य करती हैं, उत्पत्ति में समान होती है, तो ऐसी कोशिकाओं का जो समूह होता है वो उत्तक का निर्माण करता है, जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। और बहुत सारे उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर उत्तक जो होगा इसे हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और अंग जो है इसे हम ऑर्गन कहते हैं। और अंग मिलकर के बाद में क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर के हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने देखा है। जो भी हमने आज पढ़ा है इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे और साथ में उन क्वेश्चंस की हम व्याख्या करते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका यानी सेल्स, सेकंड है उत्तक यानी टिश्यू, थर्ड है अंग यानी कि ऑर्गन, और फोर्थ हो जाएगा अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कोशिका यानी कि सेल्स को हम शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती हैं और टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करते हैं और ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र अंत में शरीर यानी कि बॉडी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, कोशिका यानी कि सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है उत्तक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी, थर्ड है कार्डियोलॉजी और फोर्थ है एंजियोलॉजी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत कोशिका से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और इसके जनक की हमने बात की थी, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। उत्तक विज्ञान यानी कि इसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। उत्तकों का अध्ययन है वो उत्तक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कार्डियोलॉजी, इसमें हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं या हृदय से संबंधित जो अध्ययन है वो इसी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत। एंजियोलॉजी के अंतर्गत हम ब्लड से संबंधित जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र, उससे संबंधित अध्ययन वो एंजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और इसके जनक जो है वो विलियम हार्वे को कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का जो जनक है उसे विलियम हार्वे को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अभी हमने इसकी बात की थी, कोशिका विज्ञान का जनक है वो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। यहाँ पर इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। मर्द कोशिका की खोज इनके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज वो किसके द्वारा की गई, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। विलियम हार्वे, ये एंजियोलॉजी यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जनक कहे जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। केंद्र की खोज वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, सेकंड है रॉबर्ट हुक, थर्ड है विलियम हार्वे और फोर्थ है रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा ही कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में
की गई थी। एंटोनियो ल्यूवेनहॉक इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। विलियम हार्वे एंजियोलॉजी के जनक कहे जाते हैं और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज है वो की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सेल्स एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। सेल्स एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट है छोटा कमरा, सेकंड है मधुमक्खी का छत्ता, और थर्ड है बड़ा कमरा, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर हम सामान्यतः राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। यह मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें छोटे छोटे जो कोष्ठ दिखाई देते हैं, उस कोष्ठ के जैसे हमें सेल्स है वो माइक्रोस्कोप से देखने पर नज़र आती है। तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसे नज़र आती हैं हम कोशिकाओं को जब माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। देखो शुरुआत में मैंने छोटा कमरा बड़ा कमरा ही बताया, तो इसमें देखो सबसे पहले प्राथमिकता हमें किसे देनी है, मधुमक्खी के छत्ते के रूप में देनी है। कहीं पर आपको कोष्ठ भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसे सबसे पहले प्राथमिकता देनी है। इसके बाद में हम छोटा कमरा भी बोल सकते हैं, बड़ा कमरा भी बोल सकते हैं, लेकिन राइट आंसर यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते के जैसे हमें दिखाई देते हैं, इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? माइक्रोग्राफिया, ऑप्शन फर्स्ट है रॉबर्ट हुक, सेकंड है रॉबर्ट ब्राउन, थर्ड है ल्यूवेनहॉक और फोर्थ हो जाएगा स्लीडन। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी थी जिसमें सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि कोशिका की खोज वो इनके द्वारा की गई थी और 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज करता, ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने अभी हमने बात की थी जीवित कोशिका की खोज की थी, और स्लीडन और एक नाम और आता स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर के कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अभी इसकी भी हम आगे बात करेंगे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन है वो स्वान व स्लीडन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित कोशिका की खोज वो किसके द्वारा की गई थी? तो यह अभी हमने पता कर लिया, इसका ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई थी। इन्होंने सर्वप्रथम जो शुक्राणु है और बैक्टीरिया जो जीवाणु है इनका अध्ययन किया था, और इनका अध्ययन करते करते इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था और देखने के बाद इन्होंने इसे एनिमलक्यूल नाम दिया था, एनिमलक्यूल नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, यानी कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन फर्स्ट है रॉबर्ट हुक, सेकंड है रॉबर्ट ब्राउन, थर्ड है स्लीडन व स्वान और फोर्थ है रुडोल्फ विर्चो। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, मैथियास स्लीडन व थियोडर स्वान। थियोडर स्वान, इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया था, सेल थ्योरी सिद्धांत दिया था। ये थे जंतु विज्ञान से संबंधित, और ये वनस्पति यानी कि पादपों से संबंधित अध्ययन कर रहे थे, और इन्होंने दोनों ने मिलकर के क्या किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें इन्होंने सिद्धांत में क्या क्या बताया एक बार उसको हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मैथियास स्लीडन है और ये स्वान है। इन्होंने बताया कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, या ये कैसा भी जीव हो, चाहे वो पादप से संबंधित बात करें चाहे हम जंतु से संबंधित बात करें, जो जीवित प्राणी है वो सभी किसके बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस बहुत बार पूछा गया है, और ये किसका दिया हुआ है, ये रुडोल्फ विर्चो का दिया हुआ है, रुडोल्फ विर्चो। ये आपको ध्यान में रखना, ये 1855 में दिया था इन्होंने, जबकि कोशिका सिद्धांत आया था 1838-39 में। और इसके बाद में रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जो नई कोशिका का निर्माण है वो पूर्व में उपस्थित उसी कोशिका से होता है, और इन्होंने एक टर्म दी थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये टर्म इनके द्वारा दी गई थी। थर्ड की बात करें तो प्रत्येक कोशिका जीवद्रव और केंद्रक से बनी होती है, यानी कि प्रत्येक सेल्स है वो जीवद्रव और केंद्रक से बनी होती है, और इस जीवद्रव में आनुवांशिक लक्षण के लिए DNA व RNA पाए जाते हैं।
फोर्थ है एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता लेकिन कोशिकांग नहीं। तो जिस प्रकार से जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, ये ऐसे जीव हैं जो एक कोशिकीय जीव होकर भी कैसे हैं, जीवित रह सकते हैं। तो ये है कोशिका सिद्धांत। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही यहाँ पर मैं शामिल कर रहा हूँ। सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था ये। और प्रत्येक जो कोशिका है वो जीवद्रव्य व केंद्रक से बनी होती है। एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता लेकिन कोशिकांग नहीं। एक सेंटेंस यहाँ पर मैं और बता देता हूँ जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हम किसे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। ये भी कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत ही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मैंने ऐसे क्वेश्चन से इस वीडियो के अंतर्गत शामिल किए हैं जो कि पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं और ये भी बहुत बार पूछा गया है। कोशिका में जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज वो किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट है डुजार्डिन, सेकंड है पुरकिंजे, थर्ड है स्लीडन व स्वान और फोर्थ है बेंडा। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि पुरकिंजे भी इसी से संबंधित है, प्रोटोप्लाज्म से संबंधित है, और डुजार्डिन भी प्रोटोप्लाज्म से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, डुजार्डिन की द्वारा प्रोटोप्लाज्म की खोज की गई थी। जबकि ये जो नाम है प्रोटोप्लाज्म, ये नाम दिया गया था पुरकिंजे के द्वारा। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपको ध्यान में रखनी है। खोज वो डुजार्डिन की द्वारा की गई थी जबकि पुरकिंजे के द्वारा जीवद्रव्य नाम दिया गया था। ऑप्शन थर्ड की बात करें, स्लीडन एंड स्वान, ये हमने पीछे बात करी, इन्होंने सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। बेंडा जो है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो उस समय इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो बेंडा के द्वारा दिया गया था। अब देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि प्रोटोप्लाज्म कहते किसे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेल्स है, सेल्स के बाहर आपको कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं वो नज़र आ रही है बाहर की ओर। अंदर ये जो आपको थोड़ा ग्रीन ग्रीन मटेरियल नज़र आ रहा है इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म यानी कि ये वाला और साथ में ये जो न्यूक्लियस है, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, जीवद्रव्य कहलाते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। जब हम कोशिका से कोशिका झिल्ली निकाल लेते हैं तो पीछे बचा हुआ जो कंप्लीट मटेरियल है वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, यह किसने कहा था। तो ये अभी हमने बात की थी, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा कहा गया था 1855 ईस्वी में इन्होंने कहा था। और इन्होंने एक टर्म दी थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये टर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, कई बार ऐसी की ऐसी ये टर्म दे देते और पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा कहा गया था। डुजार्डिन जिन्होंने कि प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी, स्लीडन एंड स्वान सेल थ्योरी से संबंधित है, और अल्टमैन का नाम जो आता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो अल्टमान के द्वारा की गई थी। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो तो बेंडा के द्वारा दिया गया था जबकि खोज वो अल्टमान के द्वारा की गई थी। आगे हम और भी कुछ वैज्ञानिकों के नाम माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े हुए हैं, उनकी हम जब माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन फर्स्ट है पादप कोशिका, सेकंड है जंतु कोशिका, थर्ड है वायरस और फोर्थ है जीवाणु। देखो यहाँ पर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। वायरस यानी कि जो विषाणु होता है इसे हम सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी हम विषाणु यानी वायरस को कहते हैं। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है क्योंकि ये ना तो जीवित होता है ना ही मृत होता है। जैसे इसे कोई जीवित कोशिका मिलती है तो उसमें जाने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन करने लग जाता है यानी कि जनन करने लग जाता है, जिससे अपनी संख्या बढ़ा लेता है, और जैसे ये कोशिका से बाहर आता है ये मृत हो जाता है। तो ये सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहलाती है और कोशिका सिद्धांत के अपवाद के रूप में हम वायरस के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका
बहुत बार और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सबसे बड़ी कोशिका होती है, ऑप्शन फर्स्ट है शुतुरमुर्ग का अंडा, सेकंड है शुक्राणु, थर्ड है वायरस और फोर्थ है जीवाणु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। शुतुरमुर्ग भी आपने देखा होगा, बहुत बड़ा पक्षी होता है ये, और मतलब उड़ नहीं सकता लेकिन तेज दौड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये सबसे बड़ा अंडा होता है। और ये शुक्राणु की हम बात करें तो मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका की हम बात करें तो वो शुक्राणु होती है। वैसे छोटी कोशिका नहीं होती है, मनुष्य की जब हम बात करते हैं, मनुष्य के अंदर सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। वायरस की अभी हमने बात के लिए, इसे हम सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। और बैक्टीरिया के विषय में जब हम पढ़ेंगे डिटेल से उस समय बात करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सबसे छोटी कोशिका है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है शुतुरमुर्ग का अंडा, सेकंड है शुक्राणु, थर्ड है माइकोप्लाज्मा, फोर्थ है जीवाणु। तो शुतुरमुर्ग का अंडा तो ये सबसे बड़ी कोशिका होती है और सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो अभी हम बता देता हूँ आपको। इसे PPLO भी कहा जाता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसे हम कहते हैं। और ये बहुत सारे रोग भी फैलाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स में, और साथ में इसे हम पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। और जोकर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना आकार बदलता रहता है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है और इस कारण से अपना आकार बदलता रहता है, और इसी कारण इसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सबसे लंबी कोशिका होती है, ये हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, और वैसे भी सबसे लंबी कोशिका भी यही होती है। तो सबसे लंबी कोशिका होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, वो क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है। तो इसकी हमने बात कर ली। सबसे बड़ी कोशिका शुक्राणु मनुष्य के अंदर सबसे छोटी कोशिका, और माइकोप्लाज्मा वैसे सबसे छोटी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। इसका आकार यहाँ पर हम स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर की ओर धागेनुमा कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें द्रुम्बिका या डेंड्रोइड्स कहते हैं, या आपने 9th-10th क्लास में जरूर पढ़ी होगी। इसके मध्य में केंद्रक पाया जाता है, और यहाँ पर कुछ छोटी छोटी कुछ कण पाए जाते हैं, तेलीय पदार्थ के कण पाए जाते हैं जिन्हें हम नीसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, नीसल ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। और ये ऊपर वाला जो भाग है ये कोशिका काय या सेल बॉडी कहलाता है, बीच वाला भाग ये तंत्रिकाक्ष कहलाता है, नीचे का भाग ये तंत्रिका का अंतिम सिरा जिसे हम कहते हैं, और ये तंत्रिका की गांठें होती हैं जिनसे न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित होता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक रासायनिक पदार्थ होता है जो इसे स्रावित होता है, या आगे आने वाली जो तंत्रिका जिससे जुड़ी रहती है उसको एक्टिव करता है, या आगे से आगे बहुत सारी तंत्रिकाएं जुड़ करके तंत्र का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारी जानकारी वो प्राप्त कर ली है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में हम केवल 15 क्वेश्चन ही देखेंगे क्योंकि हमारा पहला वीडियो है, और इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि आप पीछे एग्जाम में बहुत बार देख भी चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। अमीबा किस प्रकार का जीव है? ऑप्शन फर्स्ट है बहुकोशिकीय, सेकंड है एक कोशिकीय, थर्ड है यूकेरियोटिक, और फोर्थ है BUSC दोनों। देखो ज़्यादातर हम बात करें तो इसी को टिक करेंगे कि एक कोशिकीय प्राणी होता है अमीबा, लेकिन आप ध्यान में रखना यहाँ पर ये यूकेरियोटिक जीव भी होता है। तो ऑप्शन जो फोर्थ हो जाएगा ये हमारा राइट हो जाएगा। जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होता है, और इसमें एक ही कोशिका पाई जाती है जो सभी प्रकार के फंक्शन है वो अमीबा के अंदर करती है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें कुछ त्रुटि रह जाती है तो आप सुधार के लिए या इसमें त्रुटि को दूर करने के लिए आप कमेंट करके सुझाव भी दे सकते हैं। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। धन्यवाद।